हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLIE 105 इन्फोमेट्रिक्स एंड साइंटोमेट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर एनालिसिस? एक्सप्लेन वेरियस मॉडल्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप फैक्टर एनालिसिस का मतलब समझाएं। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो डाटा के हिडन पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स को ढूंढने के लिए होता है। आपको बताना है कि ये कैसे काम करता है और इसके अलग अलग मॉडल्स जैसे एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी क्या होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को समझने और उन्हें छोटे और मीनिंगफुल ग्रुप्स फैक्टर्स में डिवाइड करने के लिए होती है। इसका मेन पर्पस डाटा को सिंप्लीफाई करना और उसमें छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना होता है। इसका यूज साइकोलॉजी, एजुकेशन, मार्केटिंग और लाइब्रेरी साइंस जैसे फील्ड्स में होता है। यह टेक्निक रिसर्चर को हेल्प करती है कि वो समझे कौन से वेरिएबल्स एक जैसे बिहेवियर दिखाते हैं और किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और पर्पस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। मीनिंग। फैक्टर एनालिसिस का मतलब है डाटा के अंदर हिडन कंस्ट्रक्ट्स या फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। पर्पस। डाटा को समराइज और सिंप्लीफाई करना, कोरिलेशंस और रिलेशनशिप्स समझना, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी इंटरप्रेट करना। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी सर्वे के डाटा में फैक्टर एनालिसिस से ये समझा जा सकता है कि यूजर सेटिस्फैक्शन किन एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है, जैसे स्टाफ बिहेवियर, बुक अवेलेबिलिटी और डिजिटल एक्सेस। 2. स्टेप्स इन फैक्टर एनालिसिस। वेरिएबल सिलेक्शन। पहले कोरिलेटेड वेरिएबल्स चूज किए जाते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स। उन वेरिएबल्स के कोरिलेशंस कैलकुलेट किए जाते हैं। फैक्टर एक्सट्रैक्शन। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड से अन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो मैक्सिमम वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर रोटेशन। फैक्टर्स को रोटेट किया जाता है, वरीमैक्स या अब्लिमन, ताकि इंटरप्रिटेशन इजी हो। फैक्टर नेमिंग। हर फैक्टर को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नाम दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस रिसर्चर को हेल्प करता है डाटा को सिस्टमैटिकली एनालाइज करने में। 3. टाइप्स, मॉडल्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ए. एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस EFA। जब रिसर्चर को पहले से पता नहीं होता कि कितने फैक्टर्स होंगे, तब EFA यूज होता है। इसका गोल होता है हिडन फैक्टर स्ट्रक्चर डिस्कवर करना। एग्जाम्पल, रीडिंग हैबिट स्टडी में हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे मोटिवेशन, इंटरेस्ट और टाइम। बी. कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस CFA टैब यूज होता है जब रिसर्चर के पास एक थियरी होती है और वो टेस्ट करना चाहता है कि डाटा उस मॉडल को सपोर्ट करता है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर मानता है कि लाइब्रेरी यूज के 3 पार्ट्स है, एक्सेस, कलेक्शन और सर्विसेज, तो CFA चेक करेगा कि डेटा इस असम्पशन को सपोर्ट करता है या नहीं। सी. प्रिंसिपल कंपोनेंट मॉडल PCM। इस मॉडल में टोटल वेरिएंस को एक्सप्लेन करने के लिए कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। डेटा रिडक्शन के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। डी. कॉमन फैक्टर मॉडल CFM। यह मॉडल मानता है कि हर वेरिएबल एक कॉमन फैक्टर और एक यूनिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। यह मॉडल डाटा के अंदर के कोरिलेशंस को समझाने में मदद करता है। 4. एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। सोशल साइंस, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करने में। लाइब्रेरी साइंस, यूजर सेटिस्फैक्शन और इंफॉर्मेशन नीड्स समझने में। मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। एजुकेशन, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ब्रॉड स्किल्स में क्लासिफाई करने के लिए। कंक्लूजन, फैक्टर एनालिसिस एक यूजफुल रिसर्च टूल है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करके हिडन रिलेशनशिप समझाता है। यह थियरी बिल्डिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। एक्सप्लोरेटरी, कंफर्मेटरी, प्रिंसिपल कंपोनेंट और कॉमन फैक्टर मॉडल्स अलग अलग रिसर्च नीड्स के लिए होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Elaborate in detail the concept, sociology of science. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें सोशियोलॉजी ऑफ साइंस का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना है, मतलब ये बताना है कि साइंस एक सोशल एक्टिविटी कैसे है और कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत फैक्टर्स साइंटिफिक रिसर्च को अफेक्ट करते हैं। हमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स और एग्जाम्पल्स के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो साइंस के सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। इसका फोकस ये समझने पर होता है कि साइंटिफिक नॉलेज कैसे बनती है, कौन उससे कंट्रोल करता है और समाज इस प्रोसेस को कैसे शेप करता है। यह फील्ड ये बताती है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोगों के वैल्यूज, पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल होता है। रॉबर्ट के मर्टन और थॉमस कून जैसे थिंकर्स ने इस फील्ड को डिफाइन करने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस का मतलब है साइंस को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में समझना। यह स्टडी करती है कि साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे काम करती है, उनके नॉर्म्स, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के पैटर्न्स क्या है। इसका स्कोप इंक्लूड करता है रिसर्च फंडिंग, पीयर रिव्यू, एथिकल नॉर्म्स और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का स्टडी। ये भी देखता है कि साइंस सोसाइटी पर क्या असर डालता है और सोसाइटी का प्रेशर साइंस को कैसे बदलता है। 2. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड की थिंकर्स। इस फील्ड की शुरुआत 20th सेंचुरी के मिडिल में हुई थी। रॉबर्ट के मर्टन ने सबसे पहले साइंस के लिए एक मोरल कोड दिया, CUDOS नॉर्म्स, कम्युनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। मर्टन के अकॉर्डिंग साइंस तभी प्रोग्रेस करती है जब साइंटिस्ट्स अपना नॉलेज शेयर करते हैं और अनबायस्ड रिसर्च करते हैं। थॉमस कून ने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में बताया कि साइंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पैराडाइम शिफ्ट के थ्रू बदलती है। ब्रूनो लिटो और स्टीव वोल्गार ने लैबोरेटरी स्टडीज के थ्रू दिखाया कि साइंस एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसमें फैक्ट्स डिस्कस और नेगोशिएट होते हैं। 3. रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। साइंस और सोसाइटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइंस हमेशा सोशल नीड्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करती है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस यह स्टडी करती है कि कैसे पावर और आइडियोलॉजी नॉलेज क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर रिसर्च बढ़ी है क्योंकि एनवायरमेंट अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ गई है। कोविड-19 पैंडेमिक ने भी दिखाया कि ट्रस्ट और पॉलिसी साइंस कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। 4. इंस्टीट्यूशंस, एथिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस। साइंस एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें यूनिवर्सिटीज, लैब्स, जर्नल्स और फंडिंग एजेंसीज मिलकर काम करती है। इंस्टीट्यूशंस एंश्योर करते हैं कि रिसर्च एथिकल हो और पीयर रिव्यू के थ्रू वेरीफाई की जाए। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस ये समझाता है कि कैसे इन सिस्टम्स के थ्रू क्रिएटिविटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म और डाटा इंटीग्रिटी जैसे टॉपिक्स भी इसके अंदर आते हैं। ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल एज ने साइंटिफिक कोलैबोरेशन के प्रोसेस को और डायनामिक बना दिया है। 5. रीसेंट ट्रेंड्स एंड एप्लीकेशंस। आज के टाइम में सोशियोलॉजी ऑफ साइंस जेंडर और डाइवर्सिटी के इश्यूज पर भी फोकस करती है। वीमेन और माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन साइंस में एक मेजर डिस्कशन टॉपिक है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी (STS) स्टडीज भी इसी फील्ड का पार्ट है जो साइंस के सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को स्टडी करती है। आज के जमाने में ओपन एक्सेस रिसर्च और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस पर भी काम हो रहा है। कंक्लूजन। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस हमें यह समझाता है कि साइंस सिर्फ डिस्कवरी का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक सामाजिक एक्टिविटी है जिसमें लोग, इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इससे हम साइंस के एथिकल और इंक्लूसिव एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। यह फील्ड नॉलेज और सोसाइटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है, जिससे रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन और प्रोग्रेस पॉसिबल होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।